हेलो। ये जो है इसमें हम चैप्टर 3 का जो वेदरिंग एंड इरोजन जो बचा हुआ था उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। वेदरिंग जो है हिंदी में उसको अपक्षय कहा जाता है। वेदरिंग इज डिवाइडिंग ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस इज नोन एज वेदरिंग। जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, रेन, विंड, इन सबों के कारण। तो इनको जो है अ, अ, इनको इसको वेदरिंग कहा जाता है। चट्टानों का टूटना बेसिकली अपक्षय कहलाता है। एंड इरोजन इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज इरोजन। जो चट्टान जो टूटते हैं उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन और निक्षेपण, मतलब अपने जगह एक जगह से हट करके जब दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे उनका निक्षेप हो जाता है तो उसको इरोजन कहते हैं। और वेदरिंग और इरोजन इसको सम्मिलित रूप से डेन्यूडेशन करते हैं, आच्छादन। तो लाइक जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए आप आपका जैसे भारत में अरावली पर्वत है। तो ऐसा कहा जाता है कि अरावली पर्वत जो है वो उसकी हिस्ट्री मतलब काफ़ी पहले से मिलती है। 58 करोड़ साल से भी पुराना अरावली पर्वत है। और कहा जाता है कि उसका इरोजन हो गया है, उसका क्षय हो गया है। अदरवाइज़ वो हिमालय से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, कोई भी पहाड़ भी है तो उसका पे उसमें जैसे बारिश हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी में तापमान बढ़ रहा है, जाड़े में तापमान कब बढ़ रहा है, तो उससे संकुचन और फैलाव हो रहा है। ठीक है, इन सबों से उनका चट्टान जो है वो टूटती है। ओके, और उनका फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड शन होता है। तो पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो वेदरिंग और इरोजन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो पृथ्वी के बाहर काम करता है, पृथ्वी के तल पे काम करता है। जैसे आप कोई भी लैंड फॉर्म बन रहा है, ठीक है, उसमें आपका वेदरिंग और इरोजन होता है। और अच्छा, वेदरिंग और इरोजन से फिर एक नए लैंड फॉर्म का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे बताया कि वेदरिंग और इरोजन में आपके एजेंट के रूप में आपके रिवर है, आपका सी वेव्स है, समुद्री लहर है, उससे होता है आपका आइस है, आपका विंड है। इन सबों से किसी एक लैंड फॉर्म का वेदरिंग और इरोजन जो है वो होता है। तो हम सबसे पहले वाटर के थ्रू जो होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप का सबसे पहले मिएंडर के बारे में बात करते हैं। मिएंडर जो होता है वो नदी विसर्ग होती है बेसिकली। जैसे ये मान लीजिए नदी है, और नदी का जो ये शेप है, ये शेप जो है, इस शेप को हम लोग मिएंडर कहते हैं, नदी विसर्ग। जैसे लाइक ये इस तरह करके ये नदी मूव कर रही है, तो इस शेप को आपको मिएंडर कहा जाता है, नदी विसर्ग। और यही अगर शेप है, इस नदी का जो ये शेप है, मान लीजिए फ्यूचर में कभी नदी अपना रास्ता बदल देती है और नदी स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो ये वाला जो हिस्सा बचता है इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। गोखुर झील होता है ये। भारत में वोलर झील जो है, जैसे वो ऑक्सबो लेक का एक अच्छा उदाहरण है। अगर आप आ जाए तीसरे पॉइंट पे, तो नदी के थ्रू एक डेल्टा भी बनता है। नदी के थ्रू डेल्टा बनता है एट द माउथ ऑफ द रिवर। जब नदी समंदर अपने साथ वो जो टूटे फूटे पदार्थ रहते हैं उनको ले करके चलती है, और जब समंदर के किनारे पहुंचती है वहाँ पे उसको डिकम्पोज कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, वो छोड़ देती है। तो वहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनता है, इसको कि हम लोग ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप बनता है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। और आपको पता है तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलके बना है। 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। डेल्टा में भी एक एक्श्वरी आती है। एक्चुअली होता है क्या है कि डेल्टा जो है, डेल्टा बिल्कुल सूखा हुआ पार्ट होता है, जो समुद्र के किनारे जब
नदी अपने माउथ पे छोड़ती है वो बिल्कुल सूखा हुआ पार्ट होता है। इसी डेल्टा पे जब पानी का फ्लो होता है ना, इसी डेल्टा पे जब पानी का फ्लो होता है तो इसको एक्श्वरी कहा जाता है। डेल्टा और एक्श्वरी में यही अंतर है, डेल्टा जो है वो एक तरीके से सूखा हुआ पार्ट हो गया और एक्श्वरी जो है वो, एक्श्वरी पे पानी फ्लो होता है। और भारत में दो नदियाँ जो हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये जो है आपका एक्श्वरी बनाती हैं। अगर उसके बाद हम आ जाए, ये तो हो गया वाटर के थ्रू जो लैंड फॉर्म बनते हैं। अगर हम सी वेव पे आ जाए, सी वेव पे आ जाए तो एक सी क्लिफ होता है, मान लीजिए ये समंदर का हिस्सा है तो ये चट्टान है। अगर जो चट्टानें बिल्कुल सीधी होती है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग सी क्लिफ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा, सपोज ये पूरा का पूरा चट्टान होता है, ये पूरा का पूरा चट्टान है, ये पूरा का पूरा चट्टान है। और जब समंदर जो है इसको बीच से मतलब फ्लो होने लगता है, अगर समंदर इधर से भी उसका अपर्दन कर रहा हो और बैक साइड से भी अपर्दन कर रहा हो तो एक इस तरह का शेप बनता है जिसमें कि सिर्फ छत ही, अगर देखा जाए चट्टान एक पुल के तरह की आकृति बन जाती है, जिसको कि हम सी आर्च या समुद्र मेहराब कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका सी केप्स है। सी केप्स जो है इसमें इसके होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो चट्टान का जो निचला हिस्सा है वो कोमल चट्टानों से बना होना चाहिए और ऊपरी हिस्सा जो है वो कठोर चट्टानों से बना होना चाहिए, ताकि जब नीचे समंदर जो है उसका अपर्दन करे तो ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला तो अपर्दन होने के बाद हट जाएगा, ऊपर वाला जो है वो गिरे ना, तो ये एक केव की आकृति ले लेगा। और अगला है आपका स्टेक स्तंभ। देखिए सी आर्च का ही जो ये पुल है, ये पुल अगर हट जाता है, ये पुल अगर हट गया तो ये स्टैक बन गया। ओके, अगला जो है आपका विंड के थ्रू है। विंड के थ्रू जो बनने वाली आकृति है उसमें जैसे सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स, इसको रेत का टीला कहते हैं। ये अक्सर आप मूवी में आप देखा होगा हम लोगों ने, ये दोनों साइड से इसमें एक टीला जमा होते चला जाता है जिसको कि सैंड ड्यून्स करते हैं। ठीक है, और चाइना में एक लोयस मरुस्थल है, तो वहाँ होता है कि वहाँ जब हवा काफ़ी तेज़ चलती है तो वहाँ से जो मिट्टियाँ हैं वो उड़ के काफ़ी दूर चली जाती हैं और एक फिर मैदान क्रिएट हो जाता है रेत का ही, उसको लोयस का मैदान कहा जाता है। अगला आपका बरखान है। बरखान जो है वो हाफ मून शेप्ड की आकृति होती है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो मूवमेंट है पवन का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये हाफ मून के शेप में ये आपका आएगा। ओके, थैंक यू।